Minister of Gujarat as its street saw the worst attack on Muslims since 1947. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, रोम के क्रूर शासक नीरो का नाम तो तकरीबन सभी ने सुना होगा। 2007 से पहले नीरो के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, और जो जानते थे वो केवल एक कहावत को सुनकर ही जानते थे कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। अब वो कैसी बांसुरी बजा रहा था और किस संदर्भ में ये बात कही गई थी, इसके पीछे की कहानी कोई नहीं जानता था। नीरो के बारे में लोगों का इंटरेस्ट तब जगा जब उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तुलना रोम के उस क्रूर शासक नीरो से की गई, और यह तुलना की गई थी साल 2002 में हुए गुजरात के दंगों को लेकर। उसके बाद से लगातार विपक्ष पार्टियां नरेंद्र मोदी की तुलना क्रूर शासक नीरो से करती रही हैं। उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, और जब साल 2016 में नोटबंदी की तो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की तुलना क्रूर शासक नीरो से की जाने लगी। नोटबंदी के एक माह पूरा होने पर जब विपक्षी पार्टियों ने काला दिवस मनाया तो उस दौरान कांग्रेस ने कहा कि नोटबंदी का ये कदम बिना दिमाग लगाए उठाया गया है और इससे आम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने एक बयान में कहा, एक कहावत है कि जब रोम जल रहा था नीरो बांसुरी बजा रहा था। संकट के समय रोमन सम्राट वायलिन बजाने में व्यस्त था। जब रोम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो अपनी सनक में था और निष्प्रभावी था। कश्मीर के हालातों को लेकर भी कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने साल 2016 जुलाई में मोदी जी की तुलना नीरो से की थी। उसके बाद जब कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा था और मोदी जी ने अचानक से मार्च 2020 में पूरे भारत देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया था, अफरा तफरी मच गई थी, जिसके कारण विपक्षी पार्टीज ने मोदी जी की तुलना नीरो से कर दी और कहा कि जब वायरस फैल रहा था तो आपने ट्रंप नमस्ते जैसा बड़ा कार्यक्रम कर दिया, जिसके कारण देश के हालात बद से बदतर हो गए और जिसका खामियाजा मिडिल क्लास और गरीब लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान मोदी जी की कोरोना रोकने की नीतियों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की तुलना रोम शासक नीरो से कर दी। उसके बाद मणिपुर की भयानक हिंसा पर चुप्पी साधे प्रधानमंत्री पर फिर से विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया और नीरो की तुलना का मुद्दा गर्मा गया। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे नेता होंगे जिनकी सबसे ज्यादा तुलना की गई है रोम के उस क्रूर शासक नीरो से। खैर, ये हमारा मुद्दा नहीं है, मुद्दा है नीरो के इतिहास का। तो आइए जानते हैं कि नीरो के जीवन की वो सच्ची घटनाएं जो शायद ही लोग जानते होंगे। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये कहावत रोमन सम्राट नीरो के बारे में मशहूर है। नीरो पर रोम में आग लगवाने का आरोप भी लगाया जाता है और कहा जाता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था। नीरो को इतिहास के एक ऐसे क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है जिसने अपनी माँ, सौतेले भाइयों और पत्नियों की हत्या कराई थी और अपने दरबार में मौजूद किन्नरों से शादी की थी। सन 54 ईस्वी में केवल 16 साल की उम्र में नीरो अपनी मां के प्रयासों से एक ऐसे साम्राज्य का बादशाह बना जिसकी सीमाएं स्पेन से लेकर उत्तर में ब्रिटेन और पूर्व में सीरिया तक फैली हुई थी। सिंहासन की भूखी नीरो की मां अग्रिपीना ने महल में साजिशें और जोड़ तोड़ करके नीरो को सत्ता दिलाई थी। नीरो की मां ने अपने अंकल सम्राट क्लाडियस से शादी की और फिर नीरो की शादी बादशाह की बेटी से कराई, जिससे वो शाही परिवार का सदस्य होने के साथ साथ राजा का उत्तराधिकारी भी बन गया था, जबकि राजा का अपना एक बेटा और भी था।
ऐसा माना जाता है कि नीरो की मां ने जहरीले मशरूम या खुम्बियां खिलाकर सम्राट क्लॉडियम को मार डाला, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि कोई नहीं कर पाया। जब नीरो ने सत्ता संभाली तो उसकी मां उसकी सबसे करीबी सलाहकार थी, यहां तक कि रोमन सिक्कों पर नीरो की तस्वीर के साथ उसकी मां की तस्वीर होती थी। लेकिन सत्ता में आने के लगभग 5 साल बाद नीरो ने अपनी मां की हत्या करवा दी, शायद इसलिए कि नीरो को अधिक शक्ति और अधिक स्वतंत्रता की हवस थी। नीरो की तरफ से अपनी मां पर किया गया हत्या का पहला प्रयास असफल रहा था। नीरो ने अपनी मां को समुद्र तट पर एक समारोह में आमंत्रित किया और फिर उन्हें पानी के एक ऐसे जहाज से वापस भेजने की योजना बनाई जिसे रास्ते में ही डुबोने की साजिश बनाई गई थी, लेकिन इस हत्या के प्रयास से वो बच गई। इसके बाद नीरो ने अपनी मां पर बगावत का आरोप लगाया और लोगों को भेजकर उसकी हत्या करवा दी। प्राचीन रोम की विशेषज्ञ प्रोफेसर मारिया वायक ने मशहूर न्यूज एजेंसी बीबीसी को एक कार्यक्रम में बताया कि नीरो की मां का रवैया बहुत ही हाकिमाना था, यानी बेहद डोमिनेटिंग नेचर की थी। ऐसा बताया जाता है कि वो अपने बेटे को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश में इस हद तक चली गई थी कि उसने अपने बेटे के साथ ही यौन संबंध बनाने से भी पीछे नहीं हटी। हालांकि नीरो और उसकी मां के यौन संबंध होने के बारे में कोई ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि नीरो के भेजे गए जल्लाद जब नीरो की मां के पास पहुंचे तो उसने अपने पेट की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें वहां चाकू मारा जाए जहां नीरो का पाप पल रहा है। मारिया की माने तो नीरो ने अपने बचपन में सत्ता संघर्ष का माहौल देखा था, जिसका नीरो के व्यक्तित्व और सोच पर बेहद गहरा प्रभाव पड़ा था। दोस्तों, जिस दौर में नीरो ने होश संभाला था, मारिया वियेक ने उस दौर के बारे में बताया कि हम पहली शताब्दी के बारे में बात कर रहे हैं, जब रोमन साम्राज्य यूरोप में ब्रिटेन से लेकर एशिया में सीरिया तक फैला हुआ था, लेकिन यह विशाल साम्राज्य अस्थिर था और एक स्वतंत्र राष्ट्राध्यक्ष सीनेट की मदद से इसे चलाया जा रहा था। रोमन साम्राज्य के पहले सम्राट अगस्टन ने साम्राज्य में सत्ता में बैठे लोगों में बराबरी का एक विचार पेश किया था। रोम के पहले सम्राट अगस्टस सीजर ने जो व्यवस्था शुरू की थी उसमें वो पीढ़ी दर पीढ़ी जूलियस क्लॉडियम सीजर परिवार को ही सत्ता में रखना चाहते थे, जिसका नतीजा ये निकला कि सत्ता हासिल करने के लिए परिवार के अंदर ही एक नए संघर्ष ने जन्म ले लिया। सत्ता हासिल करने के लिए परिवार में शादियां, बच्चों को गोद लेना, तलाक और देश निकाला के अलावा अपने प्रतिद्वंदी को हटाने के लिए हर तरह की रणनीति का इस्तेमाल किया जाने लगा था। रोमन साम्राज्य के दूसरे सम्राट टिबेरियस के शासनकाल के दौरान नीरो की दादी को कैद खाने में डाल दिया गया था। तीसरे राजा के शासनकाल के दौरान नीरो की मां को देश निकाला दे दिया गया था। क्लॉडियस के शासनकाल के दौरान नीरो की मां की वापसी संभव हुई और उन्होंने सम्राट से, जो कि उनके अंकल भी थे, उनसे शादी करके शाही परिवार में अपनी जगह बनाई। नीरो के व्यक्तित्व और चरित्र पर हुए कार्यक्रम में शामिल ब्रिटेन में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सुषमा मलिक के अनुसार रोमन साम्राज्य के चौथे सम्राट क्लॉडियस ने सन 41 से 54 ईस्वी तक शासन किया। अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में क्लॉडियस अपनी पत्नियों पर बहुत अधिक निर्भर हो गया था, जिनमें नीरो की मां अग्रिप्पिना भी शामिल थी। इन पत्नियों में एक बहुत ही बदनाम महिला मुस्लिना के बारे में इतिहास की किताबों में लिखा गया है और बताया गया है कि उसने क्लॉडियस के आसपास अपने लोगों का एक जाल बिछाया हुआ था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो सीनेटरों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और अपनी वासना को शांत करने के लिए अपने पद की भी परवाह नहीं करती थी। इतिहास से यह भी पता चलता है कि क्लॉडियस उससे काफी प्रभावित था। नीरो और क्लॉडियस के दौर की तुलना करते हुए सुषमा मलिक कहती हैं कि नीरो के शुरुआती दिनों में उसके आसपास कुछ अच्छे लोग थे, जिनमें सेनेका और एफ्रेक्स ब्रूस नाम के एक प्रीफेक्ट शामिल थे। जब नीरो अपनी पहली पत्नी ऑक्टेविया से तंग आ गया तो उसने उसे जिला वतन कर दिया, यानी देश निकाला दे दिया और उसे मारने का आदेश दिया। उसके बाद नीरो को पोपिया से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। जब पोपिया प्रेग्नेंट थी तो नीरो ने एक दिन गुस्से में आकर उसका भी कत्ल कर दिया। नीरो के शासन के पहले 5 सालों को रोम के लोगों के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। प्राचीन रोम में सीनेट प्रशासनिक और सलाहकार बॉडी थी। नीरो ने रोमन सीनेट को सशक्त बनाया, रोमन सेना को पूरी तरह से संतुष्ट रखने के साथ अपने साथ रखा, खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन कराकर आम जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की। लेकिन ये शुरुआती सफलताएं नीरो के शेष शासनकाल के दौरान हुई भीषण हिंसा और बर्बरता के नीचे दबकर गुमनाम हो गई।
नीरो अपनी भूमिका के कारण इतिहास और साहित्य में बुराई और दुष्टता का एक प्रतीक बनकर रह गया। प्रोफेसर सुषमा मलिक के अनुसार अपने शुरुआती दिनों में नीरो ने सीनेट को आश्वासन दिया कि क्लाडियस के समय में जिस तरह से सीनेट को नजरअंदाज किया गया था उसके समय में ऐसा नहीं होगा और राज्य के मामलों में इस संस्था के महत्व को बहाल किया जाएगा। नीरो ने यह भी आश्वासन दिया कि रोमन सेना प्रिटोरियन गार्ड को समय पर वेतन दिया जाएगा। उन शुरुआती दिनों में नीरो ने रोम के अधिकांश मामलों को सीनेट पर छोड़ दिया था। नीरो ने यह भी समझाने की कोशिश की कि वो बगावत के मुकदमे नहीं किए जाएंगे जिनके जरिए सीनेट के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचते थे। सुषमा मलिक के अनुसार अपने शासन के शुरुआती दिनों में नीरो ने सीनेट के विश्वास को बहाल करने की कोशिश की और यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वो उनके और रोम के लिए एक बेहतर शासक साबित होगा। इसके साथ ही नीरो ने रोम के लोगों को खुश करने के लिए सन 54 ईस्वी में यूनान की तरह बड़े पैमाने पर खेलों का आयोजन कराया। इन खेलों में लोगों के मनोरंजन के लिए सर्कस जैसी बहुत सी चीजें शामिल की गई थी। ब्रिटेन के सेंट जॉन्स कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैथ्यू निकोलस ऐतिहासिक संदर्भ या सोर्सेज से इसकी पुष्टि करते हैं कि नीरो के शुरुआती दिनों को रोम का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में भी जिस तरह शासक अपने शुरुआती दिनों में बहुत से ऐसे फैसले लेते हैं जिससे लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे उनके शासन करने के तरीके से उनकी लोकप्रियता खत्म हो जाती है, ठीक वैसे ही नीरो की लोकप्रियता काफी हद तक उनके अंतिम दिनों तक बनी रही। नीरो ने अपने शासनकाल के दौरान जिन समस्याओं का सामना किया उनके बारे में बात करते हुए मैथ्यू कहते हैं कि वो जूलियस क्लाडियस राजवंश के 5वें और अंतिम राजा थे। जब नीरो सत्ता में आया तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। जब सत्ता संभाली तो जाहिर तौर पर प्रशासन स्थिरता के साथ चल रहा था, लेकिन सत्ता पाने के लिए परिवार के अंदर कड़ा संघर्ष भी चल रहा था और साजिशें अपने चरम पर पहुंची हुई थी। इसके अलावा सीनेट का अभिजात वर्ग भी था जिसे संतुष्ट रखना बेहद जरूरी था, जिसमें प्रांतीय गवर्नर थे जिनके पास सेना होती थी। सबसे बढ़कर रोम की जनता थी और उनकी खेल और मेलों में काफी दिलचस्पी थी। अब नीरो को इन सभी के हितों को संतुलित करना था और उन्हें संतुष्ट रखना था। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि जब रोम जल रहा था तो क्या नीरो सच में बांसुरी बजा रहा था? सन 64 ईस्वी में रोम जलकर राख हो गया और ऐसी अफवाह भी थी कि आग सम्राट नीरो ने खुद लगवाई थी। बाद में यह कहा जाने लगा कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। आग की घटना के बारे में इतिहासकारों का मानना है, उनका कहना है कि दूसरी और तीसरी शताब्दी में कम से कम 2 इतिहासकार इस बात की पुष्टि करते हैं कि नीरो ने खुद रोम में आग लगवाई थी ताकि इसका फिर से नया निर्माण किया जा सके। नीरो अपने मशहूर गोल्डन हाउस का निर्माण कराना चाहता था, लेकिन कुछ इतिहासकार नीरो के पक्ष में तर्क देते हैं और कहते हैं कि ये आग नीरो ने नहीं लगवाई थी क्योंकि उसका अपना महल भी इस आग की चपेट में आकर जलकर राख हो गया था। उसी दौर के एक अन्य इतिहासकार टैसिटस कहते हैं कि यह केवल एक अफवाह थी कि नीरो ने खुद शहर में आग लगवाई थी। ये बात हास्यास्पद लगती है कि नीरो ने खुद ऐसा किया होगा। नीरो ने बाद में शहर को काफी बेहतर तरीके से बनाया, चौड़ी सड़कें बनाई ताकि आग दोबारा इतनी तेजी से ना फैले, जिसमें बेहतर निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया। मैथ्यू के अनुसार 2 ऐतिहासिक स्रोत ये बताते हैं कि नीरो ने खुद शहर में आग लगवाई थी। उनका तर्क ये था कि जब शहर जल रहा था तब नीरो ने एक विशेष लिबास पहनकर गाना शुरू कर दिया था। जब उनसे पूछा गया कि यह बात कहां तक सही है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था, इस पर मैथ्यू ने कहा कि बांसुरी का आविष्कार 7वीं शताब्दी में हुआ था और नीरो के समय में बांसुरी थी ही नहीं। यह भी कहा जाता है कि नीरो एक वाद्य यंत्र बजाता जरूर था जिसे लाइरे कहा जाता है। टैसिटस लिखते हैं कि उस समय रोम में ईसाई समुदाय के लोगों की संख्या बहुत कम थी और आम लोगों को ईसाइयों की धार्मिक मान्यताओं के बारे में बहुत कम जानकारी थी और उनके खिलाफ नफरत की भावनाएं भी थी। इसलिए ईसाइयों पर नीरो ने आग लगाने का आरोप लगा दिया, जिस पर आम जनता ने आसानी से विश्वास भी कर लिया था। नीरो ने इसके बाद ईसाई समुदाय के लोगों को आग लगाने की सजा के तौर पर जुल्म का निशाना बनाया और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। जंगली भेड़ियाओं के सामने उनको डाला गया, रात में उनको जिंदा जलाया जाने लगा और जनता को यह नजारा देखने के लिए इकट्ठा किया जाता था। आग की इस घटना के बाद नीरो ने एक भव्य महल का निर्माण कराया। ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक गोल्डन रूम था जिसमें शानदार फर्नीचर था और कमरे में खुशबू के लिए दीवारों के अंदर परफ्यूम की पाइप्स लगाए गए थे।
इस महल के निर्माण पर भारी मात्रा में संसाधन खर्च किए गए थे, लेकिन ये कभी पूरा नहीं हो सका। एक ऐसा शहर जो राख के ढेर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वहां के लोग इस महल के निर्माण से खुश नहीं थे, जबकि जाहिर तौर पर यह कहा गया था कि इसे जनता के लिए खोला जाएगा, वहां खेल और समारोह आयोजित किए जाएंगे। नीरो को वाद्य यंत्र, लायरे बजाने और गाने का शौक था। नीरो ने मंच पर भी अभिनय किया और सम्राट का यह शौक सीनेट की नजरों में एक रोमन नेता की गरिमा के खिलाफ था। लेकिन नीरो को किसी की सोच की परवाह नहीं थी। वो 1 साल की छुट्टी लेकर यूनान चला गया, जहां उसने थिएटरों में अभिनय की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। कहा जाता है कि नीरो जब भी स्टेज पर किसी दर्द भरी कहानी को पेश करते हुए नायिका का अभिनय करता था तो अपनी दूसरी पत्नी पोपिया का मास्क पहन लेता था, जिसका जाहिर तौर पर यह मकसद था कि वो उसकी हत्या की वजह से दुख और अपराध बोध में डूबा हुआ था। 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते नीरो का विरोध और बदनामी इतनी बढ़ चुकी थी कि सेना के समर्थन से सीनेट ने नीरो को जनता का दुश्मन घोषित कर दिया था, जो एक तरह से उसकी मौत का फरमान था, जिसका साफ साफ मतलब था कि नीरो कहीं भी दिखाई दे तो उसे मार दिया जाए। सुरक्षा अधिकारी पीछा कर रहे थे। नीरो रात के अंधेरे में भागकर शहर के बाहरी इलाके में स्थित अपने एक महल में जाकर छिप गया और वहां उसने आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि जब नीरो ने खुद की जान ली तो उसके आखिरी शब्द थे क्वालिस आर्टिफेक्स पेरियो। विशेषज्ञों का कहना है कि नीरो के अंतिम क्षणों में कहे गए इन शब्दों का ठीक ठीक अर्थ निकालना मुश्किल है, लेकिन इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे मैं अपनी मृत्यु में भी एक कलाकार हूं, या वो क्या ही कलाकार है जो मेरे साथ मर रहा है, या फिर मैं एक व्यापारी की तरह मर रहा हूं। नीरो के इन शब्दों का जो भी अर्थ हो, लेकिन उसके अंतिम शब्द उसके चरित्र की तरह नाटकीय ही थे। तो दोस्तों, ये थी रोम के शासक नीरो के जीवन की वो कहानी जो शायद ही लोग जानते होंगे। इस पूरी कहानी को सुनकर आप खुद निर्धारित करिए कि वो क्रूर था या उसको क्रूर बनाया गया था। जब रोम जल रहा था तो वो बांसुरी बजा रहा था या नहीं बजा रहा था? कमेंट करके अपने विचार बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।